गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भार्गव कैरियर इंस्टीट्यूट में। जैसा कि हम लोगों ने समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का एक प्लेलिस्ट तैयार करने की कोशिश किया है, तो यहाँ पे हम लोग इतिहास के महत्वपूर्ण आधुनिक भारत के इतिहास से समझने की कोशिश करेंगे, जहाँ से 5 से 7 प्रश्न सदैव आते रहे हैं। यहाँ हम बोर्ड पे नहीं, हम अपने नोट्स के माध्यम से आपको कुछ समझाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से जब प्रश्न आते हैं तो हम वहाँ गलती कैसे करने से बच सकते हैं। तो हम लोगों का टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 के बीच कालखंड का भारत। इस टाइम फ्रेम में इंडिया में बहुत सारे बदलाव होते हैं, बहुत सारे आंदोलन होते हैं, बहुत सारे चीज़ें घटित होती हैं, जिससे सदैव प्रश्न आते रहे हैं। तो चलिए हम लोग अपना ये टॉपिक जो है स्टार्ट करते हैं। इसको हम लोग जो है 3 कालखंड में समझेंगे। 1885 से 1947 के बीच का कालखंड हम लोग 3 काल में समझेंगे, 3 तरीके से विभाजित करके समझेंगे। जिसमें प्रथम चरण में हम लोग डिस्कस करेंगे 1885 से लेके 1905 तक का टाइम फ्रेम। द्वितीय चरण में हम लोग समझेंगे 1905 से लेके 1919 तक का टाइम फ्रेम, और तीसरे चरण में हम लोग इस इतिहास का 1919 से लेके भारत की आज़ादी 1947 तक के कालखंड समझेंगे। तो प्रथम कालखंड जो अपना होता है उसमें 1885 से 1905 तक का जब हम टाइम फ्रेम देखते हैं तो उसमें 1885 में अपनी कांग्रेस की स्थापना होती है। कांग्रेस की स्थापना होती है, लेकिन उस कांग्रेस का लक्ष्य जो होता है वो अस्पष्ट होता है। दूसरे कालखंड में कांग्रेस थोड़ी सी परिपक्व होती है और उनके लक्ष्य स्पष्ट हो जाते हैं। और तीसरे फ्रेम में हम समझेंगे कि गांधी जी के आगमन के पश्चात और पूर्ण स्वराज की प्राप्ति तक। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। प्रथम चरण की बात करें तो 1885 से 1905 में हम डिस्कस करना प्रारंभ करते हैं। तो कांग्रेस की स्थापना जो है वो 25 दिसंबर 1885 को बम्बई में किया जाता है। कांग्रेस की स्थापना जो है बम्बई में की जाती है। कितने सदस्य उसमें थे? 72 सदस्यों के साथ। संस्थापक इसके एओ ह्यूम जी थे, और अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष, बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वो WC बनर्जी साहब थे। तो 25 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। अध्यक्ष साहब WC बनर्जी जी होते हैं। द्वितीय अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में होता है, जिसमें दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष आपके बनते हैं। तृतीय अधिवेशन की बात करें तो चूँकि कांग्रेस का अधिवेशन हर साल होता रहा है, बीच में जहाँ जहाँ जिस साल अधिवेशन नहीं हुआ है उस पर हम डिस्कस करेंगे क्या कारण थे उस टाइम की उस साल अधिवेशन नहीं हुआ। वैसे कंटिन्यूस हर साल हुए हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण अधिवेशन हुए हैं जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए भारत के भविष्य से संबंधित, उसको हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो स्थापना के प्रथम के बाद द्वितीय अधिवेशन 1886 में होता है कलकत्ता में, जिसके अध्यक्ष होते हैं अपने दादा भाई नौरोजी जी, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, हम लोग इस नाम से इनको जानते हैं। फिर तीसरा अधिवेशन जो होता है कांग्रेस का 1887 में होता है मद्रास में, जिसमें बदरुद्दीन तैयब जी जो होते हैं अध्यक्ष होते हैं। देखिए, शुरुआत के 4 अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण हैं। यहाँ से हमेशा प्रश्न आते हैं, चाहे स्थान को लेके आ जाए, चाहे साल को लेके आ जाए, चाहे उनके अध्यक्ष को लेके आ जाए, चाहे उनसे संबंधित विशेष किसी बात को लेके आ जाए। जैसे तीसरे अधिवेशन में हम देख पाते हैं कि यहाँ पे एक मुस्लिम अध्यक्ष होते हैं। तो ये प्रथम मुस्लिम होते हैं जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए जाते हैं, बदरुद्दीन तैयब जी। तो प्रश्न हमेशा से आते रहे हैं। तीसरा अधिवेशन कहाँ होता है? मद्रास में होता है। कौन से सन में होता है? 1887 में होता है। या आता है कि प्रथम मुस्लिम कांग्रेस के अध्यक्ष कौन से थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो ये ऑप्शन के साथ हम यहाँ पे करेक्ट करने वाले हैं। अब चतुर्थ अधिवेशन में आते हैं तो 1888 में होता है, इलाहाबाद में इसका अधिवेशन किया जाता है, जिसके अध्यक्ष आपके जॉर्ज यूले साहब थे। अब इनसे महत्वपूर्ण बात क्या है? ये प्रथम अंग्रेज थे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए जाते हैं, जॉर्ज यूले जी। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें जो हैं हम लोगों को डिस्कस करनी है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं हम 1905 में, बंगाल विभाजन पे। कांग्रेस की स्थापना हो जाती है 1885 में, और 1905 में 20 जुलाई 1905, देखिए हमको तारीख भी याद रखनी है।
उस टाइम के जो अपने गवर्नर जनरल थे वो करजन जी थे, ठीक है। तो 20 जुलाई 1905 को जो है प्रस्ताव लाया जाता है बंगाल के विभाजन का, और वो 16 अगस्त जो है उसको लागू कर दिया जाता है और बंगाल को 2 भागों में विभाजित कर दिया जाता है। 2 भागों में एक पूर्वी बंगाल बना दिया जाता है, एक पश्चिम बंगाल बना दिया जाता है। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि 1905 में जब बंगाल का विभाजन किया जाता है तो कांग्रेस का जो अधिवेशन उस साल होता है वो बनारस में होता है, जिसमें गोपाल कृष्ण गोखले जी अध्यक्ष बनते हैं। ये पूछा जाता है बंगाल के विभाजन के टाइम कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो अपने को उत्तर देना है गोपाल कृष्ण गोखले जी। फिर हम बढ़ते हैं 1906 में। 1906 में क्या होता है कि कलकत्ता में अधिवेशन होता है और दादा भाई नौरोजी जी अध्यक्ष होते हैं कांग्रेस के, और सर्वप्रथम 1906 वाले अधिवेशन में जो है स्वराज की मांग की जाती है। स्वराज की मांग की जाती है, समझ रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है स्वराज। आगे आके स्वराज से संबंधित बहुत सारे अभी प्रश्न आपको हम बताते हैं, कैसे हमेशा से लोक सेवा आयोग पूछता रहा है। फिर 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हो जाती है, ठीक। और जो ये आपका बंगाल का विभाजन होता है, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, तो पूर्वी बंगाल में जो है आज का करेंट का आसाम, पूरा पूर्वी बंगाल प्लस ढाका प्लस चटगांव जो आज के बांग्लादेश हैं, उस टाइम भारत का हिस्सा हुआ करते थे। तो पूर्वी बंगाल में ये 4 राज्यों को शामिल किया गया, आसाम, पूर्वी बंगाल, ढाका और चटगांव। और पश्चिम बंगाल में आपके वर्तमान का बिहार, उड़ीसा और वर्तमान का पश्चिम बंगाल, ये वाले भाग को मिला के जो है पश्चिम बंगाल बनाया गया। देखिए प्रश्न अभी पिछले साल के आरओ में पूछा गया था कि पश्चिम बंगाल विभाजन के बाद पश्चिम बंगाल का हिस्सा नहीं था, और ऑप्शन में था बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और आसाम। अब देखिए प्रश्न आज के वर्तमान भारत से प्रश्न को जोड़ के पूछ लिया है। पश्चिम बंगाल का हिस्सा विभाजन के वक्त नहीं था, चूंकि वर्तमान का बिहार और उड़ीसा जो है उस टाइम की पश्चिम बंगाल का हिस्सा हुआ करते थे। तो अपने को ये बिल्कुल से ध्यान रखना है कि पूर्वी बंगाल में कौन से हिस्से आते थे और पश्चिम बंगाल में कौन से हिस्से आते थे उस टाइम फ्रेम में। इसके बाद 1911 में जो है ये विभाजन जो होता है उसका अंत होता है। लॉर्ड हार्डिंग साहब आते हैं इंडिया में, ठीक है। जॉर्ज पंचम जी आते हैं दिल्ली में, और दिल्ली में राजधानी ले जाते हैं और वहाँ से घोषणा करते हैं कि दिल्ली की राजधानी बनेगी। 1911 में घोषणा करते हैं और 1912 में दिल्ली को भारत की राजधानी बना दी जाती है, और इसी के साथ ये बंगाल के विभाजन का समापन की भी घोषणा देते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अश्वनी दत्त स्वदेश बांधव समिति। तो अश्वनी दत्त ने एक समिति बनाई स्वदेश बांधव समिति, इनका बहुत बड़ा योगदान था इस बंगाल के पुनः गठन में। अब आगे हम चलते हैं। 1905 में हमने देखा कि बंगाल का विभाजन होता है। 1906 में कलकत्ता का अधिवेशन होता है जहाँ पर स्वदेश की मांग की जाती है। अब 1907 में सूरत का अधिवेशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट अधिवेशन कांग्रेस के कार्यकाल का रहा है 1907 का अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष आपके रास बिहारी बोस जी थे। देखिए नाम को भी याद रखना है, अधिवेशन के स्थान को भी याद रखना है और साल को भी याद रखना है। जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं पे हम डिस्कस करने वाले हैं, जो सदैव से प्रश्न लोक सेवा आयोग में आते रहे हैं। तो 1907 वाले अधिवेशन में क्या होता है कि कांग्रेस जो होती है वो 2 भागों में विभाजित हो जाती है, गरम दल और नरम दल। आप लोग भली बात अवगत हैं कि गरम दल का था कि युद्ध के साथ हम लोग छीन लेंगे अपनी आज़ादी को, और नरम दल का था कि नहीं, हम लोग आराम से प्यार से जो है भारत की आज़ादी को प्राप्त करेंगे। तो 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है, और अब हम लोग पढ़ेंगे द्वितीय चरण 1905 से 1919 के बीच का भारत और उस टाइम के टाइम फ्रेम में होने वाली घटनाओं को। अब यहाँ पे हम देख पाते हैं कि गरम दल तथा नरम दल जो है सूरत के अधिवेशन 1907 में अलग हो गए हैं। क्रांतिकारी कदम में जान दो या जान लो की नीति बनाती है गरम दल। युगांतर नामक एक पत्रिका उस टाइम चलाई जाती है जो कि गरम दल से संबंधित हुआ करता था, जिसके वारेंद्र नाथ घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त 1907 में, और अनुशीलन समिति का ये दोनों लोग गठन भी करते हैं, और अनुशीलन समिति द्वारा
जो पत्रिका लॉन्च की गई वो थी युगांतर पत्रिका। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। साथ साथ में वंदे भारत नाम का एक पत्रिका जिसको अरविंद घोष जी द्वारा लाया गया, प्रचारित किया गया, ये भी गरम दल के द्वारा ही किया गया। संध्या नाम की एक पत्रिका जिसको ब्रह्म बंदोपाध्याय जी द्वारा, और भारत माता नाम की एक पत्रिका चलती थी जिसको अजीत सिंह चलाते थे। अब आगे चलते हैं हम 1907 में ही। 23 दिसंबर 1907 को ढाका के न्यायाधीश को खुदीराम बोस ने गोली मार दी और 11 मई 1908 को उनको फांसी हो गई। 1915 में अंतरिम भारत सरकार काबुल में महेंद्र प्रताप द्वारा बना दी जाती है। प्रश्न आता है अंतरिम भारत सरकार किसके द्वारा बनाई गई या कहाँ बनाई गई? तो प्रश्न, अंतरिम भारत सरकार जो है काबुल में बनाया गया, जहाँ पे उन्होंने भारत की आज़ादी की घोषणा भी कर देते हैं। महेंद्र प्रताप जी द्वारा वो किया जाता है। आगे हम बढ़ते हैं टाइम फ्रेम में। 16 अगस्त 1905 में बंग भंग होता है, अर्थात कि बंगाल का विभाजन होता है। 30 दिसंबर 1906 में मुस्लिम लीग ढाका में जो है सलीमुल्लाह द्वारा जो है मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है 1906 में। देखिए, कांग्रेस का विभाजन 1906 के अधिवेशन के बाद हो जाता है, ठीक है। 1906 में ही जो है मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में सलीमुल्लाह द्वारा कर दी जाती है। 1907 में जो है कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। 1909 में आपका पृथक निर्वाचन भी आता है, इसको हम अलग से पढ़ेंगे पार्लियामेंटो सुधार वाले उसमें कि पृथक निर्वाचन कैसे दिया गया, ठीक। अभी हम यहाँ बढ़ते हैं, जो टाइम फ्रेम से प्रश्न हमेशा आते रहे हैं वहाँ से हम इस PDF को जो है कंप्लीट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। राजद्रोह सभा 1911 में, दिल्ली दरबार 1911 में, कामगाटा मारू 1914 में गुरदीप सिंह। कामगाटा मारू एक प्रकार का जहाज था जो यहाँ से जो है कनाडा के लिए रवाना हुआ और बीच समुद्र में वो डूब जाता है और उसमें बहुत सारे भारतीय मारे जाते हैं। उस घटना को कामगाटा मारू की घटना कहते हैं, जो गुरदीप सिंह द्वारा वो संचालित की जा रही थी। ये घटना 1914 में घटित होती है, बहुत दुखद घटना थी। इसके बाद 1916 का अधिवेशन आता है जो लखनऊ में होता है, जिसको लखनऊ पैक्ट कहते हैं। इसके अध्यक्ष कांग्रेस के अध्यक्ष अंबिका मजूमदार साहब थे। यहाँ क्या होता है कि 1916 का ये जो लखनऊ पैक्ट होता है उसमें गरम दल और नरम दल आपस में मिल जाते हैं और कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी इस सम्मेलन में भाग लेते हैं। इसी कालखंड में 1916 की ही घटना होती है, होम रूल लीग की स्थापना होती है। 2 जगह होती है, एक अप्रैल 1916 में, एक सितंबर 1916 में। 1916 अप्रैल में जो है बेलगाम में गंगाधर तिलक जी द्वारा किया जाता है और ये 2 पत्रिकाएं लेके आते हैं, एक केसरी जो कि मराठी लैंग्वेज में होता था और एक मराठा जो कि अंग्रेजी लैंग्वेज में होता था। देखो, इनकी दोनों पत्रिकाएं हमेशा सदैव पूछी गई हैं, तो बिल्कुल आप एकदम रट्टा मार लीजिए लैंग्वेज के साथ। केसरी मराठा होता था, मराठा अंग्रेजी में हुआ करता था। बाल गंगाधर तिलक की ये दोनों पत्रिकाएं होती थी। सितंबर 1916 में अड्यार में एनी बेसेंट जी के द्वारा जो है आपका होम रूल लीग की स्थापना की जाती है और इनके द्वारा जो संचालित पत्रिका थी वो कॉमनवेल्थ थी और न्यू इंडिया था। 1917 में प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष भी ये बनती है। 1917 वाला अधिवेशन में जो है कोलकाता में जो होता है वहाँ की ये प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष होती हैं। तो 4 प्रश्न जो है, प्रथम अध्यक्ष कौन? WC बनर्जी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम अंग्रेज यूले साहब और प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष 1917 में जो है एनी बेसेंट जी बनती हैं। तो ये सारे ऐसे ही प्रश्न आएंगे ऑप्शन में, तो अपने को ये बिल्कुल एकदम क्लियर रखना है। अब 1919 में हम आ जाते हैं। 1919 में एक मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आता है जिसको भारत सरकार अधिनियम 1919 भी हम कहते हैं। इसको उदारवादियों ने क्या कहा? भारत का मैग्ना कार्टा कहा। जो सुधार 1919 में प्रस्तुत किया गया अंग्रेज के सरकार के द्वारा, उसको भारत के उदारवादियों ने भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी। द्वैध शासन लागू किया गया, इसको हम डिस्कस करेंगे अलग वीडियो में। द्वैध शासन क्या होता है, केंद्र में और राज्य में अलग अलग शासन की व्यवस्था क्या होती है, वो हम अलग से डिस्कस करने वाले हैं। इसमें आगे हम पढ़ते हैं। पहली बार प्रांतीय विषय आरक्षित एवं हस्तांतरित में विभाजित हुआ। पहली बार विधानमंडल भारत को बजट पास करने का हक मिला।
तो विधानमंडल में पहली बार भारतीयों को जो है बजट पास करने का हक 1919 के सुधार में दिया गया। इसके बाद फरवरी 1919 में आते हैं, रॉलेट एक्ट आता है, ठीक है, जिसको भारतीयों ने काला कानून की संज्ञा दी या आतंकवादी या आपराधी का अधिनियम कहा। इसके खिलाफ गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल करवाया। गांधी जी द्वारा सत्याग्रह सभा की भी स्थापना किया गया। आगे 13 अप्रैल में आ जाते हैं। 13 अप्रैल 1919 में देखिए 1919 का यह टाइम फ्रेम बहुत इसमें डेट वाइज दे के कहता है कि इन घटनाओं को क्रम से आप लगाइए, ठीक है, या कौन सी घटना कब घटित हुई थी। तो ऐसे अब प्रश्न बनने लगे, इसलिए अपने को डेट के साथ साल भी पता होना चाहिए। तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, जो कि बहुत दुखद घटना होती है, जिसमें जनरल डायर जो होता है वो गोली चलवा देता है। कुछ भारतीय जो है जलियांवाले बाग में सम्मेलन कर रहे होते हैं और वहाँ पे ये गोली चलवाते हैं, जिसमें बहुत सारे भारतीयों की मृत्यु हो जाती है। दीनबंधु एंड्रयूज जो है जानबूझकर की गई क्रूर हत्या, इस घटना को जो है दीनबंधु ने कहा कि जानबूझकर की गई क्रूर हत्या है ये। इसकी जांच सितंबर 1919 में हंटर कमेटी ने किया। नवंबर 1919 में खिलाफत आंदोलन स्टार्ट हुआ। खिलाफत आंदोलन के बारे में हम बात करें तो खिलाफत आंदोलन जो था ये मुस्लिमों का एक आंदोलन था, जो कि टर्की में हो रहे अत्याचारों से प्रेरित था, जिसका आंदोलन जो है इंडिया में मुस्लिम्स के द्वारा किए जा रहे थे। उसको हम लोग खिलाफत आंदोलन कहते हैं। फिर 1 अगस्त 1920 में आ जाते हैं। असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया जाता है। कलकत्ता में अधिवेशन होता है, जिसमें लाला लाजपत राय जो है अध्यक्ष होते हैं और मोहम्मद अली पहले नेता जिसकी गिरफ्तारी हुई। तो जो असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ उसमें पहली गिरफ्तारी मोहम्मद अली साहब का होता है, ठीक है। ये कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को जारी करने का प्रस्ताव पारित किया जाता है, जिसके लाला लाजपत राय जी थे अध्यक्ष। इसके आगे हम बढ़ते हैं। 5 फरवरी 1922 को आ जाते हैं, जहाँ की चौरी चौरा कांड होता है। देखिए आप सारी घटनाओं के क्रम को एकदम बिल्कुल याद करिए। रॉलेट एक्ट आता है फरवरी 1919 में, जलियांवाला बाग कांड होता है 13 अप्रैल 1919 में, नवंबर 1919 में जो है खिलाफत आंदोलन आता है और 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन होता है। इसके बाद हम लोग जो है 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा का कांड होता है। गोरखपुर के पास एक चौरी चौरा नामक जगह थी, जहाँ पे एक पुलिस चौकी को जो है वो जला दिया जाता है। फलस्वरूप जो है जो असहयोग आंदोलन गांधी जी ने 5 फरवरी को जो 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट किया था, इस घटना के फलस्वरूप जो है 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन का उन्होंने अंत कर दिया। फिर मार्च 1923 में स्वराज पार्टी का गठन होता है इलाहाबाद में मोतीलाल नेहरू और सी आर दास द्वारा। देखिए प्रश्न आता है स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? 1923 मार्च में। ये सारे कालखंड को क्रम से लगाने के भी प्रश्न बहुत आते हैं आज की तारीख में। सिर्फ ये पता होना जरूरी नहीं है कि ये कब हुआ। 4-5 जो आसपास की कालखंड है इसको बिल्कुल आप दिमाग में बैठा के रखिए। फिर स्वराज पार्टी का गठन हो जाता है इलाहाबाद में मोतीलाल और सी आर दास जी द्वारा, ठीक है, 9 अगस्त 1925 को। फिर आते हैं हम काकोरी कांड, ठीक, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन दास और राजेंद्र लाहिड़ी जो हैं ये अभियोगी साबित होते हैं और इनको फांसी की सज़ा दी जाती है। काकोरी कांड आप लोग जानते हैं कि ये एक लखनऊ के लिए ट्रेन रवाना हुई थी, ठीक है। काकोरी नामक स्थान पे जो है उस ट्रेन में जो राजकीय धन संपत्ति थी उसको ये जो है ये सब मिलके लूट लेते हैं, बाद में पकड़े जाते हैं और इनको फांसी की सज़ा दे दी जाती है। फिर बरसात आंदोलन 1923-24 में डकैती कर, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। फिर बैकॉम आंदोलन 1924-25 में मंदिर प्रवेश रावणकौर, निम्न जाति के प्रवेश के लिए बैकॉम आंदोलन होता है। इसके बाद हम लोग 1924 में आते हैं। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना होती है। सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना होती है, ठीक है। साइमन कमीशन 1927 में आता है, जिसमें 7 लोग होते हैं, जिसका बायकॉट इंडिया से किया जाता है, जो दिसंबर 1928 में लाला लाजपत राय द्वारा किया जा रहा था, जहां पे लाठीचार्ज होता है और लाला लाजपत राय साहब की मौत हो जाती है। 27 मई 1930 को
साइमन कमीशन ने जो है वो रिपोर्ट सबमिट किया और इसकी बातें भारत सरकार अधिनियम 1935 में मान ली गई। ये हम लोग जब पॉलिटी पढ़ेंगे तो वहाँ पे इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या है, संघीय संविधान की बात की वर्मा आज के म्यांमार को अलग किया गया भारत से और गोलमेज सम्मेलन का प्रस्ताव दिया गया। फिर आ जाते हैं नेहरू रिपोर्ट। 1928 में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट सबमिट किया। यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग, नेहरू रिपोर्ट 1928 को कभी कभी जवाहरलाल नेहरू को ऑप्शन में टिक करके हम लोग चले आते हैं। तो यहाँ मोतीलाल नेहरू जी ये नेहरू रिपोर्ट सबमिट करते हैं। जिन्ना के 14 सूत्री प्रोग्राम 1929, लाहौर सम्मेलन 1929 में होता है जिसके अध्यक्ष पहली बार जवाहरलाल नेहरू जी होते हैं। देखिए, पहली बार ये पूछा जाता है जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष थे। तो 1929 का जो सम्मेलन था जो लाहौर में हुआ, वहाँ पे ये जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष होते हैं और इसका लक्ष्य रखा गया पूर्ण स्वराज। पहली बार पूर्ण स्वराज की बात 1929 में की गई लाहौर सम्मेलन में। 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया जाता है और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की जाती है। इससे संबंधित प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है। इसीलिए 26 जनवरी को ही हम एज अ गणतंत्र दिवस के रूप में आज भी मनाते हैं, क्योंकि पहली बार 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया जाता है पूर्ण स्वराज को लेके। आगे चलते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को प्रारंभ होकर 6 अप्रैल 1930 सिर्फ 24 दिन ये आंदोलन चलता है, जिसमें गांधी जी जो होते हैं वो डांडी यात्रा करते हैं जो कि 358 किलोमीटर होता है, जिसमें 78 लोग शामिल होते हैं। देखिए, ये सारे फैक्ट पूछे जाएंगे। एक तो टाइम फ्रेम पूछा जाएगा कब से कब तक, तो 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक 24 दिन का कालखंड था। डांडी नामक जगह जाने के लिए 78 लोग गांधी जी के साथ चले, जो कि 358 किलोमीटर का सफ़र था। 5 मार्च 1931 को, कब? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है, जिसको हम लोग दिल्ली पैक्ट के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे जो है ये गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने वाली बात आती है। गोलमेज सम्मेलन कैसे, कब, कहाँ, कैसे आयोजित की जाएगी, क्या क्या प्रस्ताव लाए जाएंगे, उस पर डिस्कस होता है। तो गोलमेज सम्मेलन की बात करें, प्रथम गोलमेज सम्मेलन सितंबर 1930 में होता है। ठीक है, 89 लोग इसमें शामिल होते हैं। गांधी या कांग्रेस से कोई नहीं जाता है, इसलिए गांधी इरविन समझौता हुआ, है ना। फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है 7 सितंबर 1931 में, जिसमें गांधी जी जाते हैं और जहाँ से जाते हैं उसका नाम SS राजपुताना था। ठीक है। एनी बेसेंट ने भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया। सांप्रदायिक समस्या आई और असफल रहा। इसमें जो है सांप्रदायिक समस्या हिंदू मुस्लिम्स और जिन्ना और मुस्लिम लीग का बहुत सारी चीज़ें आई, जिससे ये सम्मेलन सफल नहीं हो पाया। फिर पुनः तीसरा सम्मेलन जो है तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को आता है, जिसमें सांप्रदायिक निर्णय 16 अगस्त 1929 या पंचायत ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड द्वारा किया जाता है, जिसमें मुसलमान, सिख, ईसाई, हरिजन को अलग अलग निर्वाचन की व्यवस्था दे दी जाती है। पूना समझौता या पूना पैक्ट जो है वो गांधी और अम्बेडकर जी के द्वारा होता है। ये 26 सितंबर 1932 को। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अभी इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे के पार्ट को हम जल्दी ही ला रहे हैं। और एक ये जो हम लोगों का समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए प्रयास है, उसके लिए इतने गजब के नोट्स तैयार किए जा रहे हैं, इतनी गजब की टाइम फ्रेम के साथ हम जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे हम आने वाले एग्ज़ाम में कोई भी गलती ना करें। इससे संबंधित क्वेश्चंस, क्विज़ और टेस्ट सीरीज़ भी लाई जाएगी। तो मेरे साथियों, धन्यवाद। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। धन्यवाद।